दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडिया और यूएसए के रिलेशन को। अभी तक हम जितनी भी क्लासेस कर चुके हैं उसमें हमने जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उन सभी को कवर अप किया है। और उसके बाद इंडिया और रसिया के बारे में भी हमने जो है डिस्कशन किया था कल की क्लास में। आज की जो ये क्लास शुरू हो रही है ये हो रही है इंडिया और यूएसए को लेकर के। भारत और अमेरिका के बीच में संबंध किस तरीके के रहे हैं वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने जो स्क्रीन खुली हुई है उस स्क्रीन में देखिए एक बार आप उस स्क्रीन को अच्छे से देखिए और अमेरिका का जो मैप है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका के मैप को समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या है इस मैप के अंदर। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा का पूरा। इसको आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा जो है वो नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये यानी कि उत्तरी अमेरिका पूरा का पूरा एक ये महाद्वीप है। आप इसको जब देखेंगे इसमें एक जगह पे आपको कनाडा दिखाई देता है, दूसरी जगह पे आपको जो है इसमें यूएसए दिखाई देता है, नीचे आपको मैक्सिको दिखाई देता है। ये यहाँ से इस तरीके से है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे है, तो ये मैक्सिको है। इसके नीचे जब आप देखते हैं तो इधर ऐसे लंबा सा बना होगा, ऐसे पूरा छोटा सा ऐसे ये क्यूबा होगा और ये बिल्कुल छोटा सा है, एक हैती द्वीप है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप देखते हैं छोटा सा जमैका, जहाँ से वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर बहुत ज़्यादा आते हैं, वो है यहाँ पे। और इसके नीचे जो है ये ब्राज़ील है, और यहाँ पे ग्वाटेमाला है, और यहाँ पे इस्तवाड़ी इक्वाडोर है। ठीक है, इक्वाडोर है, और ये जो एरिया है ये आता है हैंडुरोस का, और ये निकारागुआ है, ये एल सल्वाडोर है, ये पनामा है। तो ऐसे मिला करके जितने ये कुल मिला करके 7 देश बनते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए ये 7 देश बनते हैं, और इधर कुछ देश और हैं। ठीक है, इधर और भी देश आते हैं यहाँ पे, जैसे क्यूबा, हैती, जमैका, इनके साथ में कुछ और देश भी हैं। ठीक है, ऊपर जो आप देख रहे हैं ये ग्रीनलैंड है, ये क्यूबा, ये कनाडा के छोटे छोटे द्वीप हैं जो समुद्र के अंदर हैं, कनाडा के ही। ये अलास्का नाम की जगह है जो यूएसए का एरिया है। इसको यूएसए ने 1987 में जो है, सॉरी 1987 नहीं है, 1887 में जो है अलास्का को खरीदा था रसिया से। ठीक है, रूस ने इसको बेच दिया था क्योंकि रूस काफ़ी बड़ा था और वो इसको संभाल नहीं पा रहा था, और उसको संभालने के कारण जो है वो क्या कर रहा था कि हम इसको बेच देते हैं, कुछ मिलियंस डॉलर में जो है उन्होंने इसको, इस पूरे एरिया को बेच दिया था। और बाद में झगड़ा भी शुरू होता है। यहाँ पे झगड़ा ये होता है कि यहाँ पे इस जगह पर तेल निकल आता है। अमेरिका ने यहाँ पे कोशिश की तो यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ और तेल बहुत ज़्यादा निकला यहाँ से। फिर अब यहाँ पे झगड़ा ये रहता है कि अब कहता है बार बार रसिया कि ये हमें वापस चाहिए, और अमेरिका कहता है कि नहीं, हम इसका भुगतान कर चुके, ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो चीज़ देखी वो ये थी अभी तक की। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका आज के समय पे क्या है, अमेरिका जो है वो आज के समय पर एक बड़ी महाशक्ति बना हुआ है दुनिया की। ठीक है, दुनिया की बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री है, सबसे पावरफुल दुनिया की। ठीक है, लेकिन ये महाशक्ति
बना कैसे, महाशक्ति कब बना और कैसे बना, ठीक है। इससे पहले हमें एक बार ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यूएसए बना कैसे। तो 1976 में अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशन होती है, अमेरिकन क्रांति बोलते हैं उसको, सॉरी 1776 में क्रांति हुई थी, ठीक है। तो 1776 में क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुई, तो उस समय पे जो है अमेरिका इंग्लैंड की एक ब्रिटिश कॉलोनी होता था ये, तो ब्रिटिश कॉलोनी से फ्री होता है। फ्री होकर के ये जो है अपने आप को स्टेब्लिश करता है, और कुल मिलाकर के इसके साथ में इस जगह पर जहाँ पे ये है, इस जगह पे 13 स्टेट मिल करके अमेरिका को बनाते हैं। धीरे धीरे करके और भी स्टेट इसके अंदर मिलते जाते हैं, और आज के समय पे इसमें कुल मिला के 50 स्टेट हैं। आप जब अमेरिका के अंदर देखेंगे, ठीक है, अमेरिका के अंदर जब आप देखेंगे तो स्टेट कैसे बने हुए हैं, इंडिया की तरह नहीं है कि कोई कि ऐसे स्टेट कट के ऐसे बन गया, ठीक है, फिर ऐसे कट के कोई ऐसे बन गया, ठीक है, या ऐसे कट के ऐसे बन गया। कोई ऐसा स्टेट नहीं मिलेगा आपको। कोई एक आध छोटी मोटी बाउंड्री होगी तो बेशक, नहीं तो ऐसा स्टेट है नहीं अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर स्टेट मिलेंगे ऐसे, अमेरिका के अंदर स्टेट मिलेंगे ऐसे, इस तरीके से स्टेट कटे हुए हैं, ठीक है। ऐसे अमेरिका में स्टेटों को डिवाइड किया गया है। आप अमेरिका का मैप खोल के देख सकते हैं अगर किसी को देखना है तो, ठीक है। यहाँ पे मैप नहीं खोला जा सकता है अभी। तो इस तरीके से जो कुल मिला करके 50 स्टेट अमेरिका के अंदर आज के समय पे हो चुके हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट जो हैं वो बाद में जुड़े हैं। शुरू में सिर्फ 13 स्टेट जुड़े थे। कौन कौन से 13 स्टेट थे ये आपको खुद सर्च करके देखना कि कौन से 13 स्टेट ने मिलकर के अमेरिका का निर्माण किया था, ठीक है। इन 13 स्टेट से मिलकर के अमेरिका बना था। ये अमेरिका का पूरा नाम है। तो अमेरिका के अंदर जब वो 13 स्टेट मिले तो अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी लागू हुई। अमेरिका ने जल्दी अच्छी डेवलपमेंट की और धीरे धीरे एक शक्ति के रूप में उभरना शुरू करते हैं, एक उभरती हुई शक्ति बन जाती है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है 1914 से 1918 के बीच में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उस समय पे जो महाशक्तियां थी, उस समय पे महाशक्तियां थी ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 1945 तक। उस समय पर भी जो महाशक्तियां थी वो भी ब्रिटेन और फ्रांस थी, क्योंकि इनकी कॉलोनी होती थी, पूरी दुनिया के अंदर इनका कब्जा होता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है 1945 में, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों कमज़ोर पड़ गए और इनको अपनी सारी इकोनॉमिक पावर गंवानी पड़ गई। ये इकोनॉमिक तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए दोनों देश, और इकोनॉमिक कमजोरी के कारण क्या है कि इनको सारी तो कॉलोनी छोड़नी पड़ गई। सारी कॉलोनी छोड़ते ही जो है इनके पास रिसोर्स कम पड़ गए, तो इसीलिए जो है ये कमजोरी के कारण जो है अपनी जो वर्ल्ड की पावरफुलनेस थी इनकी वो खत्म हो जाती है। ये अब नई शक्तियां बन के आती हैं, यूएसएसआर और यूएसए, यूएसएसआर और यूएसए, यानी कि एक महाशक्ति आती है उभर करके रसिया, दूसरी तरफ से अमेरिका। रसिया जो है वो एक साम्यवादी कंट्री था और यूएसए जो है वो एक पूंजीवादी कंट्री था, और दोनों के बीच में झगड़ा जो है वो इस बात को लेकर था कि अब जो है ब्रिटेन और फ्रांस के हिस्से से चीज़ें चली गई हैं, अब इस दुनिया को चलाएगा कौन, ठीक है, इस दुनिया को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। अब झगड़ा ये शुरू हुआ। तो इस चीज़ को लेकर के लग रहा था इनके बीच में युद्ध ना हो जाए कहीं, तो युद्ध हुआ नहीं लेकिन स्थिति बनी रही। तो युद्ध की ये स्थिति बनना ही जो है एक कोल्ड वार का कारण बनता है, और कोल्ड वार चलता है 1945 से 1990 तक, 1990 तक। अब क्या हुआ, ये कोल्ड वार चला 45 साल। 1991 में यूएसएसआर का
विघटन हो गया, यूएसएसआर टूट गया, यानी कि रसिया ख़त्म हो गया। रसिया के साथ जो कल हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो 15 देश थे, वो 15 देश सोवियत यूनियन से अलग हो जाते हैं, ठीक है। और उनके अलग होने से जो है रसिया अकेला पड़ गया और इकोनॉमिक कमजोरी जो है वो आ गई वहाँ पे, और उसके कारण जो है इकोनॉमिक कमजोरी के कारण जो है वो उसकी जो महाशक्ति थी, वो जो वर्ल्ड पावर बना हुआ था, वो उसकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब बचता है अकेला यूएसए। अब पावर आती है सिर्फ यूएसए के हाथ में, ठीक है। तो अब जो है साम्यवादी जो प्रणाली थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई और दुनिया में एक ही शक्ति बचती है अमेरिका की, और अमेरिका की ही विचारधारा बच जाती है कैपिटलिज्म की और डेमोक्रेटिक या फिर लिबरल डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो अब जब ये कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी को लीड करने वाला यूएसए, उसकी विचारधारा दुनिया के देशों ने अपनाना शुरू की, तो अब यूएसए जो है वो पूरी तरह से महाशक्ति बन गया, ठीक है। तो ये कहानी थी यूएसए के महाशक्ति बनने की, कि वो किस तरीके से दुनिया के अंदर एक महाशक्ति बन करके आता है, ठीक है। इसके जो झगड़े हैं वो ना तो कनाडा के साथ है ना मैक्सिको के साथ है। आप ये भी देख लीजिए, इनके नक्शे के बीच में ऐसे नक्शा बना रखा है जैसे स्केल रख के सीधी लाइन खींच दी गई हो, ठीक है। यहाँ पे है झगड़ा इस चीज़ का कि ये लाइन सही नहीं खींची हुई है, इनकी टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन ऊपर देखिए, और अंदर जितने स्टेट है उनकी बाउंड्रीज का भी झगड़ा नहीं है, वो भी ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूयॉर्क है इनका, ये वाशिंगटन डीसी है जो इसकी राजधानी है, ठीक है। और राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी जो है किसके नाम पे है? अमेरिका का पहला राष्ट्रपति, ठीक है। इसको छोड़िए, आगे चलते हैं, आगे आ जाइए। अब यूएसए को हमने कहा है कि ये दुनिया की महाशक्ति बन गया। किस आधार पे हम मानेंगे यूएसए महाशक्ति है? किस आधार पे कहेंगे हम कि यूएसए जो है वो एक वर्ल्ड पावर बन गया है, ठीक है। तो ये महाशक्ति किस आधार पे मानी जा सकती है, ये हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए आधार जो है, एक तो है इकोनॉमिक आधार, दूसरा है ऊर्जा सुरक्षा, और तीसरा है सामरिक आधार। इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, देखिए, ठीक है। सामरिक आधार यानी कि स्ट्रेटजिक बेस इनका, और चौथा है इनका दुश्मन की पहचान करना कि इनका दुश्मन कौन है, और पांचवा है कि जो इनके काउंटर करने वाले देश हैं, ठीक है, इनके प्रतिद्वंद्वी देश जो हैं उनको प्रतिसंतुलित करना, उनको काउंटर करके रखना, ठीक है। इसके बाद छठे नंबर पे अगर हम देखेंगे तो वो आ जाएगा इनका, ये तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो इन 6 आधार पे बनता है। 6 आधार में क्या क्या चीज़ है देखिए। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक बेस क्या है इनका। इकोनॉमिक बेस में क्या है कि ये इकोनॉमिक बेस में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इनकी इकोनॉमी जो है वो लगभग अमेरिका की इकोनॉमी 22 ट्रिलियन के पास है, 22.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है चाइना की, जिसकी लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। तो अभी ये इसके पास पहुंचा नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है। अर्थव्यवस्था जो है इनकी, जो अर्थव्यवस्था वो काफ़ी मजबूत है, यानी कि यहाँ पे संसाधन जो है उनका यूज अच्छे से हो रहा है। इकोनॉमिक यानी कि इनका जीडीपी जो है वो बहुत शानदार है। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोजेक्ट जो है वो इनका बहुत ही शानदार है। फिर एक चीज़ ये है कि यूएसए का जो डॉलर है वो डॉलर दुनिया में लेन देन में यूज होता है, ठीक है। पूरे एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, हर देश के अंदर लगभग डॉलर में व्यापार हो रहा है। तो डॉलर की हेजमनी बनी हुई है, जब डॉलर में लेन देन हो रहा है तो
इनसे डॉलर लेना पड़ता है और इनका डॉलर की कीमत जो बहुत ज़्यादा हो जाती है धीरे धीरे करके। ठीक है, फिर दुनिया के जितने भी बाजार हैं वहाँ पे अमेरिका की पहुँच, वहाँ पे अमेरिका का जाना वो आसान है, यानी कि दुनिया के लगभग हर बाजार में अमेरिका जो है वो पहुँच चुका है। दूसरे नंबर पे चलते हैं ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के। ऊर्जा सुरक्षा क्या कहती है इनकी? ऊर्जा सुरक्षा के मामले में जो है, पहली चीज़ तो इनके पास जो बहुत पर्याप्त, ठीक है, सफिशिएंट, मतलब कि ऊर्जा सुरक्षा के भंडार हैं। ठीक है, रिसोर्स जो हैं सिक्योरिटी के, एनर्जी सिक्योरिटी के रिसोर्स काफ़ी हैं इनके पास। जैसे इनके पास ऑयल है, इनके पास गैसेज हैं, ठीक है, ये इनके देश में हैं बहुत सारी मात्रा में, लेकिन अपने देश वालों को तो यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, दुनिया के अंदर जहाँ पर भी ऑयल और गैस है वहाँ पे इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो ये जैसे अफ्रीका महाद्वीप है और इससे यहाँ पे जैसे आप देखते हैं ये अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ये अरब कंट्रीज़ का, इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है। यहाँ पे इराक है, यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे सऊदी अरब है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे यूएई है, ठीक है, यहाँ पे जॉर्डन है। ठीक है, ये वाले जो देश हैं यहाँ पे, ये जो इजराइल है, ठीक है, इजिप्ट है, ये इन देशों पे इनका बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है। यहाँ पे ऑयल है ना, ये ऑयल कंट्री हैं सारी की सारी, तो इन कंट्रीज़ के ऊपर इसका कंट्रोल है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से तेल निकालता है ये, ठीक है, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, इन देशों पे कंट्रोल है। ईरान के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा, कोई इनसे रिलेशन नहीं रखेगा, इसलिए कंट्रोल वहाँ पे भी है। फिर इनके पास जो है एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में ही इनकी जो परमाणु टेक्नोलॉजी है वो बहुत मजबूत है, काफ़ी बेहतर तकनीक है इनके पास, वो उसका यूज ये काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि इनको कभी भी एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं आती है देश के अंदर। फिर इनके पास जो है सोलर यूज़ करने का या पवन ऊर्जा से जो एनर्जी यूज़ करनी है वो काफ़ी मजबूत है इनकी। ठीक है, कि सोलर प्लान इनका काफ़ी शानदार है ना, कि सोलर के रिसोर्स भी बहुत ज़बरदस्त है इनके पास, पवन ऊर्जा के स्रोत रिसोर्स भी बहुत शानदार हैं। इसके बाद स्ट्रेटेजिकली बेस इनका बहुत मजबूत है। वो कैसे? जैसे आप देखते हैं, ठीक है, देखिए सोलर में क्या है, सॉरी, स्ट्रेटेजिकली जब ये चीज़ देखते हैं तो स्ट्रेटेजिकली में कि इनके पास एक तो आधुनिक हथियार जो हैं, आधुनिक हथियारों का भंडार है इनके पास। ठीक है, आधुनिक हथियार बहुत ज़्यादा विकसित हैं इनके पास, बहुत डेवलप्ड किस्म के जो हथियार हैं वो इनके पास हैं। फिर जितने भी दुनिया के सामरिक स्थल हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिकली जो जगह हैं उनके ऊपर इनके कब्जे हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में एक मेडागास्कर नाम की एक जगह है, द्वीप है, यहाँ पे अमेरिका ने अपना सैन्य बेस बना लिया है। जो वो हैती द्वीप है वहाँ पे अपना एक सैन्य बेस बना लिया है। इंडिया के साथ में रिलेशन बना करके धीरे धीरे भारत के साथ में सैन्य बेस तैयार कर रहा है। तो दुनिया के जितने भी स्ट्रेटेजिकली, जैसे कि इजराइल है, इजराइल के साथ इन्हीं का तो है सब कुछ। इजराइल को कंट्रोल करने वाले यही लोग तो हैं। इजराइल को जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ बना रहा है इजराइल, उन्हीं के पास तो है, नहीं तो इजराइल के पास तो कुछ भी नहीं है। इजराइल एक छोटा सा हरियाणा से दोगुना बड़ा, यानी कि 44,000 किलोमीटर एरिया जो है हरियाणा का है, तो उसका 88,000 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 88,000 किलोमीटर वाले एरिया का एक देश जो है, जिसमें से उसका 44,000 किलोमीटर जो है वो डेजर्ट है, रेगिस्तान है। ठीक है, और कुछ हिस्सा उसका जो है वो समुद्र से लगता है। तो उस देश के साथ में क्या होगा? उस देश के पास क्या है? कुछ भी नहीं है उसके पास, तो मतलब रिसोर्स के मामले में तो जीरो है, और रिसोर्स नहीं होंगे तो देश पावरफुल कभी नहीं हो सकता। जिस देश के पास रिसोर्स नहीं है वो देश पावरफुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए इजराइल को मदद करता है, और इजराइल जो है, इजराइल के ऊपर रह करके ये पूरे अरब को कंट्रोल कर रहा है, पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रहा है, पूरे अफ्रीका को कंट्रोल कर रहा है। इजराइल को आपको समझना है तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था काफ़ी दिन पहले, कथुरवाल ब्लॉग्स के नाम से आपको मिलेगा, कथुरवाल ब्लॉग्स, अनिल कथुरवाल के नाम से जो है आप उसको सर्च कर सकते हैं। इंडिया इजराइल के ऊपर एक आर्टिकल है, ठीक है,
काफ़ी पहले लिखा था। आप पूरी कंडीशन समझ सकते हैं कि इजराइल पावरफुल है या अमेरिका के कारण पावरफुल है, ठीक है, वो चीज़ें। फिर उनके ऊपर इनका कंट्रोल है। फिर हथियार बनाने वाला बहुत बड़ा देश है ये, तो हथियार बेचने वाला ही बहुत बड़ा देश है। दुनिया के अंदर हथियारों की जो सप्लाई करता है अमेरिका सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है, सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या है, इससे इनकी इकोनॉमी मजबूत होती है, इनकी इकोनॉमी जो है वो मजबूत होती है, इससे पैसा आता है इनके पास। फिर एक और बात इससे आगे, जो अगली बात है इनको मजबूत बनाती है, जो वो ये कि ये अपने दुश्मन की पहचान बहुत जल्दी कर लेते हैं कि इनका दुश्मन कौन है, और आतंकवाद जो है उसके ऊपर नज़र रखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनके ठिकाने हैं, ठीक। कंट्रोल तो करते नहीं, इनके ऊपर इसलिए हमला नहीं करता कोई भी आतंकवादी संगठन आज के समय पे। एक समय पे हुआ था, उसी समय पे काउंटर अटैक था इनका, उसी समय पे दुनिया के संगठनों की लिस्ट बना करके 2001 में इन्होंने हर जगह पे हमले किए, ठीक है। इन्होंने लादेन को मारा है, इन्होंने गद्दाफी को मारा है, ठीक है। हर जगह पे घुस के अलग अलग जगह पे जाकर किसी से अनुमति नहीं लेते हैं, ठीक है। पावरफुल है इसलिए नहीं लेते, इसीलिए आतंकवादी संगठन भी जो वो इनसे डरते हैं कि इनके साथ नहीं भिड़ना है, क्योंकि इनको पता है कौन कहाँ पे रह रहा है, ठीक है। फिर एक और बात, तुरंत कार्रवाई करते हैं, किसी भी मामले को ले लीजिए, 2001 का ले लीजिए, 2008 का ले लीजिए, 2016 का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हर एक मामले में तुरंत कार्रवाई, ठीक है। फिर एक अपना जो प्रतिद्वंद्वी है, इनका जो ओपोनेंट है, इनके जो खिलाफ बैठा है, इनके अगेंस्ट में जो है, इनका जो नज़दीकी दुश्मन है, उसको, देश को कंट्रोल करते हैं। जैसे रसिया को इन्होंने कंट्रोल किया, 1991 में टूट गया। अब चाइना इनके लिए मुसीबत, सिरदर्द बना हुआ है, चाइना को कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है। फिर इनको बैलेंस करना इनके लिए, मतलब कि ये समझ लें बहुत आसानी से बैलेंस कर लेते हैं, बहुत आसानी से जो है उनको रोक लेते हैं। बस अभी दिक्कत ये है कि ये चाइना को थोड़ा काउंटर करने में मुश्किल के अंदर है, क्योंकि इनके साथ में जो है रूस भी है, और चाइना का जो बड़ा व्यापार है वो भारत के साथ है। तो भारत के साथ व्यापार होने से क्या है कि भारत में रोजगार पैदा हो रहा है, तो भारत भी चाइना से अगेंस्ट नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो और रसिया भारत से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो सुविधाएं मिलना आसान नहीं है, इसलिए चाइना के साथ बने रहना बड़ा मुश्किल, आसान, मतलब चाइना से टूटना मुश्किल है। हालांकि हमें फ़ायदा है यूएसए के साथ बने रहने में, हमें तो फ़ायदा है यूएसए के साथ बने रहने में, चाइना हमारे साथ जो है वो बेवकूफ़ियाँ करता रहता है, शरारत करता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है चाइना अब थोड़ा सा आगे निकल रहा है, एक तो इकोनॉमिक मामले में, ठीक है। दूसरा ये स्ट्रेटेजिकली आधार बनने में, कल आपने स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स पढ़ा था ना, उसमें स्ट्रेटेजिकली वो बहुत आगे निकल रहा है। इसमें भी चाइना काफ़ी जगह तक पहुंच गया है, और यहाँ पे भी चाइना जो है काउंटर कर रहा है, ठीक है। इसके मामले में चाइना नहीं निकल पाया है अभी आगे, अभी इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर है जैसे तकनीकी क्षेत्र में, यानी कि टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में, टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में जो है यानी कि अंतरिक्ष में इनका बहुत बड़ा बोलबाला है, अंतरिक्ष में सब कुछ करते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी अंतरिक्ष में इन्हीं की हैं। फिर बायोटेक के मामले में कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इनकी बहुत शानदार है, ठीक है। इसके बाद जो है इनका आईटीसी सेक्टर जो बहुत मजबूत है, तो आईटीसी सेक्टर को मजबूत किया है इन्होंने। ये 6 आधार हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं अमेरिका बहुत ही एक मजबूत कंट्री है, ठीक है। तो ये आधार थे, इनके आधार पे जो है एक देश जो है वो पावरफुल बन सकता है, कोई भी देश हो जिसकी ये चीज़ें मजबूत हैं, इन चीज़ों में जो दुनिया में आगे है, इसका मतलब है कि वो देश पावरफुल कंट्री है। अब चलते हैं इससे और आगे, इसे और आगे देखते हैं, और आगे क्या चीज़ है। और आगे ये है यूएसए और इंडिया के, अब रिलेशन को देख लेते हैं, यूएसए और इंडिया का क्या मतलब है। इसको भी हम डिवाइड करते हैं। एक तो हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले तो कि इंडिया और यूएसए के उसकी स्वतंत्रता से पूर्व, भारत की इंडिपेंडेंस से पहले कैसे रिलेशन थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1950 से 1990 के बीच में कैसे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1990 से 2000 के बीच में कैसे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं 2000 से अब तक कितने कैसे संबंध हैं, इसमें पे अलग अलग तरीके से संबंध रहे हैं हमारे। देखिए, आज़ादी से पहले की बात करें तो यहाँ पे जो है सहयोगपूर्ण संबंध थे, सहानुभूतिपूर्ण संबंध थे कि भारत को आज़ाद करवाया जाए, ठीक है।
और भारत को फ्री करवाने के लिए इंग्लैंड के ऊपर दबाव बनाया था अमेरिका ने कि भारत को फ्री कर दीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी ठीक ठाक थे उसमें, भारत के हाथ में सत्ता तो थी नहीं, तो इसके बारे में पढ़ना भी इतनी ज़रूरी नहीं समझते हम। जरूरी है 1950 से 90 के बीच का पढ़ना। यहाँ पे समस्या रहती है, यहाँ पे टेंशन होती है दोनों के बीच में। टेंशन सिर्फ कोल्ड वार के कारण है कि किसकी तरफ जाना, किसकी तरफ नहीं जाना। अगर हम अमेरिका की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नेहरू के समय पे तो क्या था, नेहरू तो आलोचना करते थे इनकी। नेहरू तो जो है वो इनकी आलोचना करते थे। ठीक है, हमेशा तनाव बना रहा। तनाव ये रहा कि भारत यूएसएसआर के साथ में रहता था और अमेरिका जो है वो भारत के खिलाफ था इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, इसीलिए जो है अमेरिका के 3 राष्ट्रपति हैं जो 1990 से पहले भारत में आते हैं, मात्र 3 राष्ट्रपति। ठीक है, जो 1990 से पहले भारत में आए थे, इसके अलावा कोई नहीं आया था। ठीक है, सिर्फ 3 राष्ट्रपति आए थे। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी थी कि हाँ, कुछ चीज़ें और भी थी जिसमें भारत का साथ दिया इन्होंने। 1955 का जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था, जो नैम की बैठक कही जाती है, ठीक है, उसके पक्ष में था ये कि हाँ ठीक है, इन देशों को अपने पक्ष बना लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका मकसद था कि रसिया के साथ नहीं जाने चाहिए, तो इसीलिए बांडुंग सम्मेलन का इन्होंने समर्थन किया। और 1961 में जो नैम की पहली बैठक होती है उसका इन्होंने समर्थन किया, प्रथम बैठक का। ठीक है, फिर एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत का इन्होंने विरोध किया कि भारत ने जब एनपीटी पे सिग्नेचर करने से मना कर दिया 1968 में, और 1996 में जो है जब सीटीबीटी पे भारत ने मना किया तो इसका भी इन्होंने विरोध किया था। ये भी आपको याद रखनी है, दोनों चीज़ें ये आती हैं भारत के पेपर में, सॉरी आपके एनटीए के एग्ज़ाम में जो है ये आती हैं। 1968 में ये आई थी और 1996 में ये आई थी, और दोनों में से किसी भी भारत ने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए थे। इसके अलावा जो है 1963 में भी जो है एक पॉलिसी आई थी, ठीक है, वो थी पीटीबीटी, इसके ऊपर भारत ने सिग्नेचर किए थे, ये आपको याद रखना, इसके ऊपर भारत ने सिग्नेचर कर दिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब जो है आगे देखते हैं। इंडिया और रसिया के जो रिलेशन हैं वो 1990 तक काफ़ी ठीक थे, उसके खिलाफ रहा ये, इसलिए रिलेशन में टेंशन पैदा होती भारत और इनके बीच। 1971 में इंडिया रसिया फ्रेंडशिप ट्रीटी जो होती है उसके विरोध में था ये कि ये गलत है, हमारे साथ साझी सही, उसके खिलाफ हुआ। ठीक है, इंदिरा गांधी ने जो की थी। 1974 में पोखरण 1 हुआ, भारत ने जो है 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था भारत ने 1974 में पोखरण के अंदर। ठीक है, राजस्थान में पोखरण है, तो उसका इन्होंने विरोध किया और भारत के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे कि इनको बाहर करो दुनिया से। और इसी के विरोध में जो है जो दुनिया के अंदर जो है एक ग्रुप बनता है लंदन सप्लायर ग्रुप, LSG के नाम से, लंदन सप्लायर ग्रुप। उसके बाद ही ये नाम बदल करके NSG हो जाता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बन जाता है ये बाद में। ठीक है, तो ये लंदन सप्लायर ग्रुप जो है 1976 में बना था, क्योंकि ये भारत के खिलाफ बना था कि भारत को कोई भी जो हो न्यूक्लियर फ्यूल नहीं देगा, चलाएंगे कैसे फिर इसको न्यूक्लियर रिएक्टर लगा करके, तो ये कुछ भी कर लीजिए। तो ये इसके विरोध में गया था और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, इससे भारत को बहुत नुकसान भी हुआ था, बहुत सारे देशों के साथ रिलेशन भी खराब हो गए थे उसमें। फिर 1965 से 1971 के बीच जो वार हुआ था पाकिस्तान के साथ भारत का 65 में और 71 में, उसमें जो है इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया कि पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। 1971 में तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इन्होंने अपने जो जंगी बेड़े जहाज हैं वो तक भेजने की घोषणा हो गई थी। ठीक है, कि हम बंगाल की खाड़ी में जो है वो जंगी बेड़े जहाज भेजेंगे, भारत अपने आप को ठीक कर ले, पाकिस्तान के खिलाफ ना हो। ठीक है, भारत को डराने के लिए। ठीक है, पहुंच नहीं पाए थे, शुरू कर दिए थे वहाँ से भेजने में। फिर कश्मीर पे भारत का साथ नहीं दिया इन्होंने, कश्मीर पे ये पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा 1990 तक। ठीक है, अब देखते हैं 2000 से अब तक कैसे,
पहले देखते हैं 1990 से 2000 के बीच में संबंध कैसे होते हैं। यहाँ पे संबंध जो वो सुधरना शुरू होते हैं और यहाँ पे संबंध जो है भारत के रिलेशन जो है वो अच्छे बनते हैं, बेहतर संबंध होते हैं। ठीक है, देखिए पहली चीज़ तो ये क्यों हुए, यूएसएसआर जो है वो टूट चुका था, उसका विघटन हो गया था। ठीक है, इसीलिए संबंध भारत को ये लगा कि इनके साथ बनाने जरूरी हैं। भारत अमेरिका की तरफ झुकना शुरू हो गया। भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, क्योंकि भारत को लग रहा था कि रसिया अब मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए कहीं तो जाना पड़ेगा। तो भारत इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए यूएसए के साथ चला जाता है और जो एलपीजी की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनको अपना लेता है। और साथ में जो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है, भूमंडलीकरण जिसको आप कह रहे हैं, वैश्वीकरण की जो पॉलिसी है, उसकी तरफ भारत का रुझान हो गया। क्या वैश्वीकरण की तरफ हम जाएंगे। फिर भारत के जो संबंध जापान के साथ काफ़ी अच्छे हो गए थे, क्योंकि हमने जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए जापान के साथ रिलेशन बनाने अच्छे थे, ज़रूरी थे। ठीक है, तो उन रिलेशंस के कारण जो जापान अमेरिका का बहुत अच्छा मित्र है, तो इसके कारण जो है भारत अमेरिका का भी मित्र बन गया। ठीक है, तो ये 1990 से 2000 के बीच में चीज़ें घटी, कम घटी, ज़्यादा नहीं घटी। चीज़ें घटेंगी 2000 के बाद, और अब तक जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें क्या हैं। देखिए 2000 से अब तक क्या चल रहे हैं, क्वेश्चन भी आपका सबसे ज़्यादा यहीं से आने की संभावना होती है। जो 2000 से अब तक जो चीज़ें हुई हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है। पहली चीज़ तो ये देखना कि भारत के लिए यूएसए का क्या महत्व है। भारत यूएसए के साथ संबंध बनाए, अच्छे रिलेशन बनाए, उससे भारत को क्या फ़ायदा है, कि भारत के लिए क्या महत्व है यूएसए का, ये चीज़ समझनी है। पहली चीज़ तो ये कि यूएसए आर्थिक मजबूती मिलती है भारत को। ठीक है, यूएसए से अगर हम रिलेशन बना के रखते हैं तो भारत इकोनॉमिक तौर पे मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि भारत में जो है वो साथ में इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं बढ़ेंगी। दूसरी चीज़, चीन जो वो पावरफुल हो रहा है, भारत के लिए हमेशा टेंशन क्रिएट करता है। तो जो चीन को कंट्रोल करने में, चीन को बैलेंस करने में, चीन को काउंटर करने में मदद मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है भारत को हथियारों की ज़रूरत है, तो हथियार जो है वो भारत अमेरिका से खरीद सकता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश है, हथियारों का सप्लायर देश है। फिर आतंकवाद भारत के लिए समस्या है, और अमेरिका का भी यही काम है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जाएगा। देखिए 2000 के बाद यही भी चीज़ थी ना कि भारत आतंकवाद से पहले से ही पीड़ित था, आतंकवाद भारत में जो है वो दिक्कत थी। और 2001 के बाद जो है अमेरिका ने भी घोषणा कर दी, ठीक है, वार ऑन टेररिज्म, वार अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, तो उसके साथ होने से भारत को भी फायदा हुआ। ठीक है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ तो युद्ध कौन लड़ रहा है, अमेरिका, और अमेरिका अगर युद्ध लड़ेगा तो भारत को फायदा होना ही है उस चीज़ से, भारत भी उसमें शामिल हो गया। फिर हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर में भारत को ज़रूरत है, हिंद महासागर में भारत को जो है वो ज़रूरत है। ये जो है, ये जो एरिया है, ये भारत चाहता है कि यहाँ पे कोई मिलिट्री बेस ना बने, कोई किसी तरीके की जो है वो सैन्य ताकत ना आए, कोई यहाँ पे आकर के झगड़ा ना करे, उसको शांतिपूर्वक बनाना। ठीक है, हिंद महासागर के अंदर जो वो पीस इस्टेब्लिश करना, उसके लिए जो है अमेरिका के सहयोग की ज़रूरत है भारत को। तो भारत यहाँ पे इसके सहयोग को देखता है। फिर अमेरिका ने घोषणा की है कि भारत की जो स्मार्ट सिटी हैं उनको बनाने में सहयोग करेगा, जैसे इलाहाबाद है, अजमेर है, विशाखापट्टनम है, इनको यूएसए के द्वारा भारत के लिए स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। ठीक है, भारत को एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी ज़रूरत है, तो एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका मजबूत है ही, तो उसके लिए भारत को टेक्नोलॉजी दे सकता है, भारत को अच्छे तरीके बता सकता है, भारत के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ट्रीटी हो सकती हैं दोनों के बीच में। संगठन के स्तर पे, संगठन के स्तर पे का मतलब ये है कि जैसे जो यूएनओ है, यूएनओ में कभी ज़रूरत हो तो भारत का साथ अमेरिका का साथ मिल जाए भारत को, उसमें और अच्छा होगा। आईएमएफ में पैसे की ज़रूरत हो तो अमेरिका साथ दे देता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ में कोई काम की ज़रूरत हो तो उसमें साथ दे देता है। वर्ल्ड बैंक में जब ज़रूरत हो तो वर्ल्ड बैंक में हमें साथ मिल जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो परमानेंट मेंबरशिप की ज़रूरत है, वो भारत को मिल सकती है। ठीक है, अगर यूएसए समर्थन करता है तो। ठीक है, तो इसीलिए संगठन के स्तर पे बहुत ज़रूरी है। फिर भारत के जो 3S हैं, 3S, एस लिख लीजिए, 3S में अमेरिका बड़ा रोल अदा कर सकता है। जैसे देखिए, स्पीड, स्केल और स्किल,
इन तीनों के अंदर बड़ा रोल हो सकता है अमेरिका का, ठीक है, कि भारत को एक स्पीडली ग्रो करनी है, भारत को स्किल अच्छा करना है, अपना भारत को अपनी स्किल अच्छी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए अमेरिका भारत की हेल्प करेगा, ठीक है। फिर जैसे भारत के जो बहुत सारे एनआरआई जो हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं, जैसे सत्या नडेला है, सुंदर पिचाई, जो वो अमेरिका की कंपनियों में काम करते हैं। तो अमेरिका की कंपनियों में काम करना भारत के लोगों के लिए ये बड़ी बात है कि एक दुनिया का पावरफुल देश और उसकी कंपनियों को हम संभाल रहे हैं। तो उससे क्या है, उससे रिलेशन अच्छे होंगे, उससे रिलेशन जो हमारे अच्छे होंगे। फिर भारत को स्ट्रेटेजिकली पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी तो भारत अमेरिका को लेगा, तो स्ट्रेटेजिकली पार्टनर भी भारत का अमेरिका हो सकता है। ये रिलेशन हो सकते हैं भारत के यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यूएसए के लिए भारत का क्या महत्व है, यूएसए कैसे देखता है भारत को, कि यूएसए कैसे देख सकता है। पहली चीज़ तो उसके लिए आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व वही है कि उसको अपनी इकोनॉमिक मजबूती बनाने के लिए भारत जो है एक बड़ी मार्केट है, ठीक है, बहुत सारे कंज्यूमर हैं, तो उन कंज्यूमर्स को चलाने के लिए जो है उसको ज़रूरत है भारत की, तो भारत के साथ में रहेगा वो। फिर चीन उसको अपनी प्रोडक्ट भी तो बेचने हैं, अपना सामान बेचना है, जैसे एप्पल कंपनी है अपना सामान बेचती है, फोर्ड कंपनी है, उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं भारत के अंदर, तो वो कंपनियां भारत में रह करके इकोनॉमिक तौर पे मजबूत हो सकती हैं, यहाँ से पैसा कमा सकती हैं। फिर चीन को जो है काउंटर करना है, चीन बहुत आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, तो चीन भारत का पड़ोसी है, तो चीन अगर जब भारत का पड़ोसी है तो फिर क्या है, चीन के पड़ोसी होने से जो है यही एक चीज़ है कि भारत जो है चीन के पड़ोसी होने से फ़ायदे में आ सकता है, ठीक है। तो जो ये चीन जब पड़ोसी है, ये जो पूरा चाइना है, तो इसके साथ में बॉर्डर इतना बड़ा लगता है, तो इसको काउंटर भी तो किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए जो है भारत के साथ रिलेशन होने अच्छे हैं, ज़रूरी हैं वो रिलेशन होने, ठीक है। फिर जैसे हिंद महासागर में सुरक्षा की ज़रूरत है, तो वो तो अमेरिका को भी ज़रूरत है, कहीं चाइना यहाँ पे बेस ना बना ले, कोई और देश बेस ना बना ले, इस चीज़ को रोकने के लिए। फिर जैसे हथियारों को बेचने के लिए भारत बहुत बड़ा खरीदार है, अमेरिका जैसे दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश है, भारत दुनिया का खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, हथियार खरीदने वाला। तो हथियार खरीदेगा, उससे उसकी इकॉनमी मजबूत होगी, पैसा मिलेगा उसको। फिर जैसे ह्यूमन रिसोर्स बहुत चाहिए अमेरिका को, यानी कि मजदूर भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए और काम करने वाले लोग चाहिए, तो भारत से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनआरआई वहाँ पे रहते हैं। लगभग बताया जाता है कि 25 लाख एनआरआई जो हैं वो अमेरिका के अंदर हैं भारत के, ठीक है। ऊर्जा के क्षेत्र में कि अमेरिका अपने रिसोर्सेज को बहुत पहले यूज कर चुका है, बहुत सारे रिसोर्सेज अब यूज नहीं कर रहा, उसको चाहिए कोई ऐसा देश जहाँ पे रिसोर्सेज मिल जाए और उनका यूज किया जाए, तो वो भारत है। तो भारत भी उसके लिए जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो है, एनर्जी के क्षेत्र में जो है, एनर्जी के फील्ड में ज़रूरत है उसको भारत की, ठीक है। तो ये दोनों के लिए आपस में एक दूसरे के लिए महत्व की चीज़ें हैं। अब देखते हैं बेहतर संबंधों के प्रयास क्या क्या हुए हैं दोनों के बीच में, कि बेहतर संबंध बनाने के लिए क्या क्या किया गया है। पहली चीज़ तो 2+2 वार्ता, सितंबर 2018 में जो है भारत ने अमेरिका के साथ में 2+2 नेगोशिएशन शुरू की है। पहले भारत जो हो जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता था, अब अमेरिका भी आ गया है, ठीक है। तो भारत अब 3 देशों के साथ करता है। इसमें होता क्या है, इसमें दोनों देशों के जो एक तो अपना फॉरेन मिनिस्ट्री जो है और एक अपना जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये दोनों मंत्रालय मिलकर के, दोनों मिनिस्ट्री मिलकर के आपस में नेगोशिएशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो इसके कारण जो है ये आपस में जुड़ गए हैं बातचीत के कारण जो है, ठीक है। फिर जो है इनका एक है DTTI, ठीक है, DTTI में जो है वो यहाँ पे जैसे डिफेंस, इसका मतलब समझिए DTTI, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, ये 2005 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव 2005 में जो है इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी ये, ठीक है। और ये ट्रीटी हुई थी 10 साल के लिए, कि हम 10 साल तक जो डिफेंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और ट्रेड के क्षेत्र में दोनों मिलके काम करेंगे और इनिशिएटिवली
अमेरिका इसमें पहल करके काम करेगा दोनों को मजबूत करने के लिए। 2015 तक थी ये, लेकिन 2015 में इसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। 2015 में इसको जो है 10 साल के लिए और बढ़ा दिया कि हम 2025 तक काम करेंगे। शायद 2025 में और भी बढ़ा दिया जाए कि हम और आगे भी काम करेंगे। ठीक है। फिर जैसे जो आज के समय पे मॉडर्न टाइम पे जिन हथियारों की ज़रूरत है उनको हम इकट्ठा मिल के बनाएंगे। अकेला अमेरिका नहीं बनाएगा, भारत को साथ लेगा, दोनों मिल करके जो आधुनिक हथियार बनाने हैं, ठीक है, उनको तैयार करेंगे दोनों मिल करके। ठीक है। फिर वर्ष 2016 में जो यूएसए के द्वारा जो भारत की जो प्रमुख भारत को जो 2016 में यूएसए ने ये कहा कि ये भारत का मेन स्ट्रेटजिक पार्टनर देश है। मेन स्ट्रेटजिक पार्टनर देश यानी कि मुख्य भागीदार देश, ठीक है, प्रमुख भागीदार देश है, स्ट्रेटजिकली पार्टनर भारत को 2016 में घोषित कर दिया। फिर जैसे जी शोमिया जनरल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट जो है ये 2002 से शुरू हुआ था बनना। ठीक है, 2002 में ये एग्रीमेंट बनना शुरू हुआ था। तो इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, बेका भी इसी में आता है। इसी के अंदर जनरल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इसके अंदर कई मेमोरेंडम पास हो चुके। लेमो भी इसी के अंदर 2002 से शुरू हुई थी ये योजना। तो दोनों देशों की जो सैनिक सूचनाएं हैं, ठीक है, जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन है उसकी, उनकी सूचनाओं की यानी कि इंफॉर्मेशन की जो सिक्योरिटी है, उनकी गोपनीयता बनाए रखना है, प्राइवेसी बनाए रखना है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, दोनों देशों के लिए कि सिक्योरिटी को और गोपनीयता को ध्यान में रखना है ठीक है, दोनों देशों को आपस में, यानी कि मिलिट्री बेस पे ये भारत का जो है समझौता हो रहा है। ठीक है। इसके बाद है लेमो। ठीक है, लेमोआ ये क्या है कि ये 2016 में बन के आता है, 2016 में इसको बनाया जाता है। ये है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसको याद रखना आप लोगों को, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। दोनों देश जो एक दूसरे के सैनिकों इन जहाज़ों को ठहराने की सुविधा पर सहमत हैं। दोनों देश जो है इन्होंने घोषणा की कि जैसे भारत है, भारत के अंदर अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका के सैनिक यहाँ पे रुक सकते हैं। ठीक है। दूसरी जगह पे भारत वहाँ पे जा रहा है अमेरिका में, तो वहाँ पे उनको भारत के सैनिक को वहाँ पे रोका जा सकता है। ठहरने के लिए सुविधा के लिए दोनों सहमत हो गए कि हाँ, एक दूसरे के जो बेस हैं, जो सैनिक बेस हैं, उनको यूज़ करने की भारत ने भी अनुमति दे दी, अमेरिका ने भी अनुमति दे दी। दोनों देश आपस में एक दूसरे के मिलिट्री बेस के ऊपर जो है रह सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेमो के अंदर ये याद रखना, 2016 में ये आया था, दोनों बीच ट्रीटी हुई थी। इसके बाद क्वाड है क्वाडिशनल सिक्योरिटी डायलॉग। ये इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर के जो हैं इसको कर रहे हैं। देखो आपको पता है ना कि जैसे ऊपर बना भी रखा, उसी को देख लेते हैं। जैसे ये है, तो इधर तो हो गया, यहाँ पे तो हो गया यूएसए। ठीक है, ये यूएसए है। ठीक है, और इधर जो है ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, और इधर से मान लीजिए ये चाइना यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे जापान भी है। ठीक है, ये जापान है। तो ये जो एरिया है इसको कंट्रोल करने के लिए 1 देश, 2 देश, 3 देश, 4 देश, इस पूरे एरिया में चाइना को रोकने के लिए इकट्ठे हो गए हैं चारों देश। इसी को क्वाड बोला जाता है। ठीक है, क्वाड बोला जाता है, क्वाडिशनल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, ये है, इन चारों के बीच में ये बातचीत चलती है। फिर है जैसे कोमकासा जो ये 2018 में इसके ऊपर सिग्नेचर किए दोनों ने मिल करके। कोमकासा के अंदर कोमकासापी जो है वो आपका किस चीज़ का पार्ट है, वो भी आपका जो है ये जी शोमिया जो है इसी का पार्ट है। ये भी मिलिट्री के लिए बनाया गया एक संगठन है। जैसे कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, सिक्योरिटी को लेकर के ये भी एक चीज़ बनाई गई है। ठीक है, कोमकासा। इसके बाद जो है मतलब कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी को लेकर के, अपनी जो टेक्नोलॉजी को लेकर के उनकी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करेंगे दोनों देश। ठीक है, इसके बाद इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है कई बार। ठीक है, इसको कहा जाता है 123 एग्रीमेंट।
ठीक है, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जो है वो 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। इसमें क्या कि यूएस से जो वो भारत को न्यूक्लियर फ्यूल देगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी डील मानी जाती है कि भारत जो है, पहली चीज़ तो ये कि वो एनएसजी का मेंबर नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है उसका मेंबर नहीं है। उसका मेंबर ना होते हुए भी भारत अकेला दुनिया में एक ऐसा देश है जो वही सुविधाएं ले रहा है जो एनएसजी के अंदर वाले देशों को मिलती हैं। यानी कि इसको आप कह सकते हैं एनएसजी +1, ये ऐसे बन गया है, +1 में इंडिया आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि अमेरिका भारत को न्यूक्लियर फ्यूल देगा। ठीक है, तो भारत उसका प्रयोग जो है, भारत जो उसका यूज़ करेगा भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, अपने एनर्जी उत्पादन के लिए हथियार नहीं बनाएगा भारत उससे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखेगा। ठीक है, वो काम करेगा। इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल जो है, न्यूक्लियर फ्यूल तभी मिलेगा जब एनएसजी जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और एक एजेंसी है IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये इसको अनुमति दे दें। ठीक है, भारत को इससे भी अनुमति मिल गई है, इससे भी अनुमति मिल गई है। ठीक है, यानी कि अमेरिका भारत को न्यूक्लियर फ्यूल देता है। ठीक है, तो इसके अंदर चीज़ें देखिए, दो चीज़ें थी, एक तो जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो मिलेगा, दूसरी चीज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो भारत को मिलेगी। दो चीज़ों के ऊपर समझौता हुआ है कि न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका भारत को देगा। इसकी शुरुआत होती है 2005 में, डॉक्टर मनमोहन और जॉर्ज बुश इन दोनों ने मिलकर इसके ऊपर बातचीत शुरू की थी। ठीक है, और ये बातचीत जो है फाइनली कब पहुंचती है, इन दोनों के बीच में डील हुई कि हम न्यूक्लियर ये चीज़ें देने की गारंटी दी गई थी 2005 में, और ये डील के ऊपर फाइनली सिग्नेचर होते हैं 2008 में। 2008 में ये डील भारत की कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसको लागू कब किया गया? लागू होती है ये 2016 में प्रधानमंत्री मोदी और बराक ओबामा के बीच में। ठीक है, बराक ओबामा के बीच में ये डील जो है फाइनल होती है। मतलब कि फाइनल होने का मतलब ये है कि इसको ऑफिशियली तौर पे लागू कर दिया गया है। डील तो 2008 में हो चुकी थी, लागू नहीं हुई, उसको फोर्स में नहीं लाया गया था, तो अब फोर्स में आ गई है। तो जो 123 एग्रीमेंट है जो, उसका मतलब है कि जो सीनेट है अमेरिका की सीनेट में एक बिल लाया गया था जिसको बोलते हैं 123 बिल। ठीक है, इसीलिए इसको 123 डील भी बोलते हैं, 123 एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इस बिल को जो है हेनरी हाई, ठीक है, उसने पेश किया था सीनेट के अंदर, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी। तो इन्होंने, हेनरी हाई ने इसको जो है प्रेजेंट किया था। तो भारत के जो परमाणु रिएक्टर हैं, जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं, उनके ऊपर ये भी बात हुई थी कि भारतीय परमाणु रिएक्टर को जो है IAEA की निगरानी में रखा जाएगा, कि यानी कि वो इसकी जांच पड़ताल करती रहेगी, वो देखती रहेगी कि क्या हो रहा है परमाणु रिएक्टरों के अंदर, कहीं परमाणु बम तो नहीं तैयार हो रहे हैं, तो परमाणु बम को रोका जाएगा तैयार होने से। ठीक है, और सिर्फ इसको एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखे। ठीक है, इसके बाद बेका है, बेका एग्रीमेंट, ये आप समझ लीजिए, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोसेफिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, जियोसैटिकल एग्रीमेंट होता है ये 2020 में इन दोनों देशों के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ रहती है कि इन दोनों देशों के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण जो है इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन से दोनों के बीच में, कि दोनों के बीच में जो वो टेंशन क्रिएट हो सकती है, वो क्या है? वो थी एक तो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, कि अमेरिका पहले होगा बाकी बाद में होंगे, इसको लेकर के टेंशन थी। भारत के रिलेशन खराब भी हो रहे थे, लेकिन मोदी और ट्रंप की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, काफ़ी अच्छी रिलेशन थे इन दोनों के बीच में। ठीक है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो वो भारत के लिए टेंशन क्रिएट कर सकती थी। ठीक है, लेकिन अब इसको शायद बंद कर दिया गया है जो बाइडन के आने के बाद में। फिर ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पे दोनों के बीच में टेंशन रहती है। अमेरिका भारत का पक्ष नहीं लेता है इस मामले में, कि भारत, जब भी ये कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग, जब कोप की बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो भी बैठक होती है, उसमें ये कहा जाता है कि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है। अगर कार्बन एमिशन भारत बंद नहीं करेगा तो अमेरिका भी बंद नहीं करेगा, इस बात को लेकर के। ठीक है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि भारत जो है
उतना ही एमिशन करता है जितना अमेरिका करता है, ठीक है। पर व्यक्ति तो भारत कम करता है, लेकिन टोटल एमिशन तो भारत ज़्यादा करता है अमेरिका से, ये बात कहता है अमेरिका। भारत इस पे आर्गूमेंट देता है कि देखिए, आप लोगों ने क्या है कि टेक्नोलॉजिकल और अपने देश की जो डेवलपमेंट है वो कर ली है, हमारी तो बाकी है, तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी बेहतर है, आप लोग कम कीजिए ना, आप लोग टेक्नोलॉजी दीजिए हमें, हम कम कर देंगे। तो अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी भी नहीं देता इस मामले में, ग्लोबल वार्मिंग के मामले में, ठीक है। सिर्फ मिलिट्री बेस के सारे समझौते होते रहते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी देने की बात है, अगर भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी तो भारत कहता है कि हम जो है अपने कार्बन एमिशन को कम भी करेंगे और एनवायरमेंट पोल्यूशन जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, उसको कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। ये बात होती है कोप के अंदर, हमेशा हर बार यही बात होती है, ठीक है। ओके, इससे आगे देखते हैं। फिर है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंस, इस चीज़ को देखिए मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2019 के अंदर 2019 के अंदर जो है, इन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमेरिका का कार्यक्रम है, अमेरिका व्यापार कार्यक्रम, अमेरिका ट्रेड प्रोग्राम, अमेरिकन ट्रेड प्रोग्राम जो है, उसमें क्या है कि जिसका उद्देश्य ये होता है कि यूएस से जो है कुछ डेवलपिंग कंट्री जो हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड में विशेष छूट देता है, ठीक है। ये छूट भारत को भी मिलती थी, ठीक है। विकासशील देशों को जो है ये जो छूट है, विशेष छूट जो है व्यापार के अंदर, ट्रेड के अंदर, भारत को भी मिलती थी। और ये कहते थे कि सिर्फ विकासशील देशों को देंगे, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको दी जाएगी, डेवलप्ड कंट्री को नहीं दी जाएगी। अमेरिका ने क्या किया कि भारत को इससे बाहर निकाल दिया है, इस दर्जे को भारत को समाप्त कर दिया है और कहा कि भारत तो जो है वो डेवलप्ड कंट्री है। अब भारत डेवलप तो है ही नहीं, ये भारत के लिए नुकसान हो गया। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा टैरिफ लगेंगे, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, सामान हो सकता है वहाँ तक भेजा ही ना जाए, दिक्कत आ जाएगी। तो ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो है, ये भारत के लिए नुकसान पैदा हुआ है इससे। तो भारत को जो है इसके ऊपर जो है अपनी बात कहनी पड़ी और कहा कि ये आपने गलत किया है, हम डेवलप्ड नहीं हैं, हम डेवलपिंग ही हैं, ठीक है। आप डेवलप्ड तो आप हैं, आपकी जो ये सिस्टम है आप हमें क्यों बाहर कर रहे हैं, इससे दिक्कत आ रही है भारत और अमेरिका के बीच में। फिर एक अमेरिका का कानून है काटसा, ये आपको मैंने कल भी बताया था। काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट, ठीक है। ये कानून है अमेरिका का। इसमें क्या है कि अमेरिका जो है, अमेरिका के जो दुश्मन देश हैं या जिनके साथ अमेरिका के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, अगर उनके साथ में कोई यूएसए का मित्र देश रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा तो यूएस से उन पर कार्रवाई कर सकता है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि मान लीजिए यूएसए के रिलेशन जो हैं वो किसी के साथ ठीक नहीं है, तो उनको रोकने के लिए जो है ये कह सकता है कि इनके साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं है तो कोई किसी और के भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अगर अमेरिका कहे, मान लीजिए अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया, तो ईरान ने बोल दिया कि जो भी ईरान के साथ, मतलब ये घोषणा करता है कि ये काटसा किन देशों पे लागू है, तो इसने नॉर्थ कोरिया, ईरान और रसिया, इन देशों पे लागू कर रखा है कि उसने कह रखा है कि हमारा कोई भी जो मित्र देश है ना, इनके साथ अगर रिलेशन रखेगा तो वो हमसे रिलेशन नहीं रख सकता है, हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं काटसा के तहत, ठीक है। और शायद उसी का एक परिणाम है कि हमने ईरान के साथ संबंध टूटने पर रसिया के साथ बेहतर किए अपने संबंध, ईरान के साथ बेहतर रखे, ठीक है। इसके कारण जो है, इसके कारण क्या हुआ है, इसी के कारण ये दिक्कत आई हो शायद कि भारत को वो जो है ये जो अमेरिकन ट्रेड प्रोग्राम है इससे बाहर कर दिया गया है, ठीक है, 2019 में। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि ईरान के ऊपर लागू है ये काटसा, नॉर्थ कोरिया के ऊपर लागू है, रसिया के ऊपर लागू है, ठीक है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा रहता है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के भी ये टेंशन पैदा करने वाली चीज़ है। तो ये थे भारत और अमेरिका के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है
वो आपको याद करनी है ये वाली चीज़ जो जो आपको बताई जा रही है, ये किस किस के ऊपर लागू होता है। ठीक है, आपको याद करनी है ये एग्रीमेंट, बे का एग्रीमेंट, इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील, कोमकासा, क्वाड। ठीक है, आपको याद करना लेमो कब आया, जिसोमिया कब आया। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे जो हैं ये आपको याद होने चाहिए। 2+2 वार्ता, DTTI, ये चीज़ें जो हैं ये पेपर में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं भारत और अमेरिका से रिलेटेड चीज़ों में। फिर ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इनको लेकिन पेपर से पहले अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पेपर से पहले पढ़ने वाली बात यह है कि आप इनको पढ़ेंगे। ये जो चीज़ें दी हैं आप लोगों को, ये चीज़ें पढ़ने लायक हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपको जो है वो ये चीज़ें पढ़नी है। 2+2 वार्ता, DTTI। ठीक है, ये वाली जो बात है कि 2016 में भारत को प्रमुख सामरिक भागीदार देश घोषित किया, जिसोमिया ये पढ़नी है, लेमो पढ़ना है। ठीक है, क्वाड पढ़ना है, कोमकासा पढ़ना है, इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील पढ़नी है। ठीक है, आपको बेका पढ़ना है। ठीक है, आपको काटसा के बारे में पता होना चाहिए, आपको जनरल सिस्टम ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए